हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपने जो फर्स्ट ग्रेड के लिए श्रृंखला शुरू करी थी फ्री में, है ना, यूट्यूब पर पूरा फ्री में क्लास लेने की। उसमें प्रथम पेपर के लिए अपना आज राष्ट्रपति टॉपिक ले रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस टॉपिक को बड़ा धैर्यपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। उम्मीद है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब आपको बिना समय खराब करे हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और हम सारगर भी पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक है। तो आपको याद रखना, अगर भाग की दृष्टि से देखा जाए तो 5वां और अनुच्छेद 52 से 62 तक। तो इसको याद करने के लिए भाग 5 5 दूनी कितने 10, तो देखो 10 अनुच्छेद है। 52 से 62 तक कितने अनुच्छेद है? 10 अनुच्छेद है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत का राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में ब्रिटिश क्राउन के समान है। ये किसने कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति होता है जो ब्रिटेन के क्राउन के समान है, जबकि विधिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के समान। विधि मतलब कानून की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। तो ये तो हो गई। इसमें याद करने के लिए ये चीज़ें हैं कि भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक है। अब अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ? भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना। संवैधानिक प्रमुख की बात हो रही है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो अपन को अनुच्छेद याद रखने के लिए संघ की याद रख लो नाम। तो देखो इसमें 3 वर्ण है, संघ की या पालिका। आप किस प्रकार भी आपने याद कर सकते हो। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियाँ होती है, या तो उनका प्रयोग स्वयं करेगा या अपना अधीनस्थ जितने भी अधिकारी है उनके माध्यम से करेगा। यह अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री से, क्योंकि सबसे प्रमुख संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इसके अधीनस्थ कौन हो गए? केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गया और प्रधानमंत्री हो गए। संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर की बात की जाए तो वो भी राष्ट्रपति होता है, या आप इसे सेनाध्यक्ष कह सकते हैं। संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति को विनियमित या नियंत्रित कर सकती है। अगर संसद चाहे, अगर राष्ट्रपति की शक्ति को विनियमित या नियंत्रित करना है तो वो कोई विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। ध्यात्व बिंदु, भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगर राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए तो प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, और सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नाममात्र औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख होता है। नाममात्र का होता है और औपचारिक वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री, लेकिन नाममात्र की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राष्ट्र का नेतृत्व है। अगर आपसे देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल दे दिया जाता है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि राष्ट्र का नेतृत्व की बात करें तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में ऐसे फंसाया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 54 में लिखा राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, मैंने निर्वाचक नाम याद रखा है ना, निर्वाचक मंडल नाम याद रखा है। तो देखो निर्वाचक में 4 वर्ण है, नी वा चक, तो 4 हो गए, है ना। तो 54वां अनुच्छेद हो गया। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। निर्वाचन मंडल का प्रावधान आयरलैंड से लेकर है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था, है ना, संविधान स्त्रोत में, कि निर्वाचन मंडल का कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना है। इनके लोकसभा के हो गए, यानी सांसद हो गए, राज्यसभा के हो गए, और विधानसभा मतलब एमएलए हो गए। इनके केवल निर्वाचित सदस्य जो यहाँ से चुनकर जाते हैं ना, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अथवा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
संसद दोनों सदन कौन से हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये अपने पढ़ लिया अपने। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी 28 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। अपन जितने 28 राज्य उनके उनके निर्वाचित सदस्य संसद, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये भी अब ना दिल्ली के, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अब इनके भी सदस्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली, पुडुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव भाग लेने की अनुमति दी गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली व पुडुचेरी के राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं, तो 70वें संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ था। 73वें बिंदु, याद रखने के लिए बिंदु, 16वें राष्ट्रपति, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं वो 16वें राष्ट्रपति जी, ध्यान रखना है कि निर्वाचन मंडल में कुल 4809 मतदाता थे। तो देखो अब की बार एग्जाम में, क्योंकि प्रथम श्रेणी के पेपर में प्रथम पेपर होता है ना, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं और समझने के आधार पर होते हैं, तो क्या पता ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए, तो अपन याद रखने के लिए सीधा कितने मतदाता थे टोटल, तो 4809, जिनमें लोकसभा के निर्वाचित सांसद कितने हैं, 543 कुल निर्वाचित हो गए, सांसद हो गए 776, राज्यसभा से 233, 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दिल्ली व पुडुचेरी के सभी निर्वाचित विधायक जो है 4033। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के कारण जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्य कितने हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्य की कितनी है, 90। उन्होंने 16 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया। अपने एग्जाम को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर या सभी राज्यों के, यानी केंद्र शासित प्रदेश समेत सभी राज्यों ने निर्वाचित सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव भाग लिया। अपन को यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया गया। तो अपन को एक तो ये याद रखना है, टोटल कितने हो गए, 16वें राष्ट्रपति थे, कितने हो गए, 4809। जम्मू कश्मीर के विधानसभा भंग होगी तो उसकी वजह से उनके 90 सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल सांसद, जिसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी, एंड विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी। राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल ये है ना, भाग वोट का अपना प्रयोग कर भी सकते हो, नहीं भी, इनका ऊपर किसी प्रकार कोई दबाव नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो अभी अपने अनुच्छेद 54 पढ़ा, वह निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में संशोधन हेतु विशेष बहुमत व आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर निर्वाचन मंडल में और निर्वाचन प्रक्रिया उसमें अगर कोई किसी प्रकार का कोई संशोधन करना होता है तो विशेष बहुमत या आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ। आगे है अनुच्छेद 55, अब इसको देखते हैं एक बार। बोलो, निर्वाचन की रीति, तो याद रखने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन की याद रख लो, निर्वाचन की, देखो 5 वर्ण है, निर्वाचन की रीति से आपको पता चली जाएगा। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधियों की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी किस पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव विजेता बनने तो न्यूनतम कोटा 50+1 यानी 51 ऐसे मानसिकता को हासिल करना होता है। तो सांसद, देखो न्यूनतम कोटा क्या होता है, सांसद के मत का मूल्य प्लस विधायकों के मत का मूल्य प्लस 1/2। तो ये 16 राष्ट्रपति का ये था। अपने इसको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को इसको देखो, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चक्र की मतगणना से विजेता हुए, इस पॉइंट को अपन को याद रखने का। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी ना, उसके अनुसार वो विजित हुए थे। आगे, अर्थात किसी राज्य के विधायक का मत मूल्य उतना ही होगा जितना 1000 के गुणित उस भागफल में जो राज्य कुल संख्या उस विधानसभा निर्वाचित सदस्य में भाग लेने पर हो। अपनी उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपन को याद रखना, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129, ये ध्यान रखना आपको।
ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के विधायक के मत का मूल्य कितना है, तो 129। जो अपन को याद करने की योग्य चीज़ें अपन उसी को देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विधायक का मत मूल्य भी कितना है, 129। तो ऐसा पूछा जा सकता है राजस्थान के समान कौन से राज्य के एक विधायक का मत मूल्य बराबर है, तो ये छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य 208 जो कि सर्वाधिक है, याद रखना। और सिक्किम के विधायक का मत मूल्य कितना है, 7 जो सबसे कम। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो यूपी है ना, और सबसे कम पूछ लिया जाए तो सिक्किम। यूपी का 208 और सिक्किम का 7। इसमें वर्ष 1971 जनसंख्या का आधार, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से वर्ष की जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव में आधा वर्ष माना जाता था, तो वो है 1971। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि यह 2026 तक यथावत रहेगा। ये नियम कहाँ तक, 84 संविधान में प्रावधान किया गया कि ये नियम जो बना रखा है 1971 की जनसंख्या का आधार, वो 2026 तक यथावत रहेगा। जैसे कि अभी 2026 चल रही है, तो यहाँ तक ये यथावत रहेगा। ये इतना कोई नहीं पूछेगा आपको। 16 राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद का मत का योग 700 था, ये याद रखना। संसद का मत का योग पूछ लिया जाए तो वो कितना था, 700। तो और राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, इस चीज़ को अपन को याद रखना। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक कितना अनुमोदक होते हैं, तो 50-50 होते हैं। ध्यात्मक बिंदु मतलब याद रखने के लिए 1974 से पूर्व एक प्रस्तावक एक अनुमोदक होता था, है ना। 1974 से 1997 तक 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। 1957 के बाद 97 के बाद अपन को इस चीज़ को याद रखना है। इतना आपसे कोई इतिहास याद नहीं करना आपको तो यही ध्यान रखना है 1997 के बाद में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 होती है। जमानत राशि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी होती है, वो 15,000, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पास जमा करवाई जाती है। 1997 से पूर्व अनुमोदक भी और प्रस्तावक भी अलग अलग थे। तो इससे अगर राशि की बात करें तो 2,500 थी। 1997 से बढ़ाकर अब कितनी हो गई, 15,000। वर्तमान में कितनी है, 15,000। कुल वेद मत, जितने भी वेद मत होते हैं ना, उनका 1/6 नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जो जमानत राशि होती है ना, ये 15,000, इसको क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। जब चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या, चुनाव लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो तो जमानत जब्त होने की संभावना, क्यों, अगर कोई भी हो चुनाव, क्योंकि वहाँ तो फिक्स यहाँ पर क्राइटेरिया कर रखा है कि 1/6 मत आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। अगर उम्मीदवार ज़्यादा हो गए तो 1/6 राशि आएगी नहीं। 1/6 राशि नहीं आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमानत राशि जब्त होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में EVM का प्रयोग नहीं कर सकते। देखो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, वहाँ पर ऐसा दे दिया जाता है कि EVM का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति चुनाव कभी भी EVM के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि बैलेट पेपर पर किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना, समाप्त होने से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव हेतु अधिसूचना जारी की जा सकती है। ये तो नियम हो गए। 1952 की 4 धारा का उसके वापस उपधारा के अगर राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो रहा हो तो उसके 60 दिन पूर्व वापस भारतीय निर्वाचन आयोग जो अधिसूचना जारी कर सकता है। यदि कोई मतदाता प्रथम वरीयता क्रम नहीं बढ़ता तो उसका वोट खारिज हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी पार्टी जारी नहीं कर सकती, कोई मतलब किसी पार्टी का दल बदल के आधार पर चुनाव नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का देखा तो यहाँ पर तो भाजपा कांग्रेस ऐसा हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। आगे है राष्ट्रपति की पदावधि। तो देखो 55 में क्या होती है, निर्वाचन प्रक्रिया हो गई, है ना। 54 में निर्वाचन मंडल हो गया। 53 में संघ की वो शक्ति हो गई। 2 में, है ना, और राष्ट्रपति पद का उल्लेख था। तो 56 में हो गया राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल, है ना। देखो इसमें राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल का उल्लेख है 56(1) के अनुसार। वास्तव 56 के वापस उपधारा 1 है, उसमें पद ग्रहण से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आपको ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो 5 में 1 जोड़ दो, है ना, तो अपना पदावधि आपको पता रह जाएगा कि 56 के अंदर पदावधि लिखी हुई है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आता। ये 56(1) में लिखा गया है। ये राष्ट्रपति अपने पद पर अगर भले ही 5 साल कंप्लीट हो जाए तब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आता ना, जब तक वो अपने पद पर बना रहता है। ये लिखा हुआ है 56(1) में।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। देखिए ये चीज़ें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये लिखा हुआ है 56 का, है ना। उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। तो आजकल ये पूछ लिया जाता है ना, क्योंकि आजकल सीधा अनुच्छेद नहीं पूछे जाते, उनकी धाराएं वापस पूछ ली जाती। तो आपको इन धाराओं को याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष को कब देता है, ये कौन सा अनुच्छेद में है ना। तो पहले तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति देता है, ये लिखा हुआ 56(क) में लिखा हुआ है। और वापस उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, वो 56(2) में लिखा है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा। मान लो अगर उपराष्ट्रपति है ही नहीं उस वक्त, तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, उसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकता है हटाने का कारण। अब राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण करने, या अगर मान लो संविधान का वो उल्लंघन कर रहा हो, राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में उल्लेखित महाभियोग प्रक्रिया से। ये ध्यान रखना। आगे अपन पढ़ेंगे अब अनुच्छेद 61, उसमें महाभियोग की प्रक्रिया लिखी हुई है, तो उसके अनुसार राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। यह ध्यान रखना। और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में क्या लिखा, वापस राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, उसके लिए पात्रता। तो यह ध्यान रखना, राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है, 7 बार। आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो 57 में क्या पुनर्निर्वाचन बन सकता है, इसमें राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में संविधान को स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये याद रखना, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें संविधान में कोई किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात भारत में एक व्यक्ति कितने भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो मैं अपने याद रखने के लिए सीधे रख लो, 7 बार बन सकता है या 57 बार बन सकता है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अपना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ध्यान रखना, वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। आगे है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं। तो याद रखना 8 योग्यताएं। कितनी योग्यता होती है, 7 बार तो चुनाव लड़ सकता है, और उसकी कितनी योग्यता होनी चाहिए, 8, तो 58। अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति पद की अर्हताएं योग्यता का उल्लेख है। निम्न अर्हताएं होनी चाहिए, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये लिखा 58(1) में। 58(2) में कोई व्यक्ति भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर धारण करता हो तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये लिखा हुआ है 58(2) में। अगर लाभ के पद पर है कोई भी व्यक्ति तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं है। अब लाभ का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा लाभ का पद होता है क्या, तब संविधान अनुच्छेद 102(1) में लिखा के अंतर्गत सांसद विधायक किसी और पद पर नहीं हो सकते जहाँ अलग से वेतन मिलता है। लाभ का पद मतलब अगर और किसी पद पर आप नहीं हो सकते जहाँ से उसके वेतन की प्राप्ति हो रही, तो उसे लाभ का पद कहा जाता है। अब है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो याद रख लो 9 शर्तें होती है। कितनी होती है, 9 शर्तें। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। ये ध्यान, राष्ट्रपति की वेतन भत्ते जितने भी होते हैं उसका निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह कर मुक्त मिलता है। ये ध्यान, ये विशेष तौर से ध्यान रखते हो। वहाँ पर आ जाता है कर युक्त, है ना, बल्कि क्या होता है, कर मुक्त होता है। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते पेंशन भारत के संचित निधि से जाती है। वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, पेंशन वगैरह, भारत के संचित निधि से, अर्थात राष्ट्रपति वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख है, जो अपना इसके बारे में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए निम्न सेवा शर्तें हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो राष्ट्रपति के पद की ग्रहण करने की तारीख से रिक्त समझा। अगर वो तो किसी भी विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होगा। अगर है तो अगर मान लो राष्ट्रपति का पद धारण कर रहा तो वो वाला पद उसका रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह 59(2) में है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास का उपयोग करेगा। यानी जो शासकीय निवास होता है ना, राष्ट्रपति निवास, उसका वो किसी प्रकार कोई किराया नहीं लगता जब तक वो राष्ट्रपति पद पर धारित है। ऐसे वेतन भत्ते विशेषाधिकार का हकदार होगा जो संसद निर्धारित करे। राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते
उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, अर्थात उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया। जब तक वो पद के ऊपर आरूढ़ है, जब तक उसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा। अब अनुच्छेद 60 के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। राष्ट्रपति का शपथ कहाँ है? तो अनुच्छेद 60 के अंदर, तो ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये एग्जाम पूछा जाता है ना। त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उसकी शपथ किसके सामने होती है, कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश भी दिला सकता है। छठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी अब तक समस्त राष्ट्रपतियों में 25 जुलाई को शपथ ली है। इसके पीछे कोई नियम परंपरा नहीं है। संयोग से छठे से अब तक समस्त राष्ट्रपतियों ने अब कार्यकाल पूरा किया है ना। छठे राष्ट्रपति है ना नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली। लेकिन ऐसा कोई संविधान को प्रावधान नहीं कि आप 25 जुलाई को लेना है, लेकिन ऐसा हो रहा है। भारत की 16 राष्ट्रपति पद के अनुसार 16 तथा व्यक्ति के अनुसार 15। द्रौपदी मुर्मू ने भी कितने ली? 25 जुलाई को ली है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता। देखो ये ध्यान रखना कि शपथ का वैसे प्रारूप कहाँ पर मिलता है? सारे अनुसूची 3 में, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। ये प्रारूप होता है राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप, है ना। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा या करूँगी। मैं पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा या करूँगी। तो इसको ध्यान रखना, परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इन चीज़ों को ध्यान रखना। भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा या रहूँगी। तो ये पूछ लिया जाता है, मैं अपनी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी या करूँगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आपने पहले पढ़ा था कि अनुच्छेद 61 में क्या महाभियोग की प्रक्रिया है। तो वो किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। वहाँ पर आ जाते हैं न्यायिक प्रक्रिया, तो क्या होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और वो किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो एक ही केवल, है ना, संविधान का अतिक्रमण करने पर या संविधान का उल्लंघन करने पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया निम्नलिखित है। अब आपसे कोई प्रक्रिया नहीं पूछेगा, अगर आपको इस तरह पढ़ना तो इसे आप पढ़ सकते हैं। आपको इतना ही पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद में दी गई है, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास आगे लेते हैं। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उससे पूर्व भी क्या चुनाव कर लो। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। अगर मान लो राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश या तो उनकी देहांत हो जाता है, या वो त्यागपत्र देते हैं, या उन किसी कारण उनसे पद हटाया जाता है, तो 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होकर पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। ऐसा नहीं कि मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है और 3 साल बाद में किसी राष्ट्रपति के साथ कुछ अनहोनी हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, तो ऐसा नहीं कि वापस जो राष्ट्रपति बनेगा नया राष्ट्रपति वो ओनली 2 साल के लिए लेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो वापस वो कितने साल के लिए बनेगा? 5 साल के लिए ही बनेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 65, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 361। तो अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति रूप में कार्य करना। मान लो राष्ट्रपति का पद अनुपस्थित हो जाए, कहीं पर राष्ट्रपति चले जाए या उनका पद रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में कार्य के अनुसार कार्य करता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। मान लो उनका निधन हो जाए, त्यागपत्र दे दे, तो जब तक 6 महीना होता है ना, वो जो 6 महीना वापस चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है, लेकिन 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते, शक्तियाँ और अनुमुक्तियाँ होगी।
कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद में नया चुनाव हो जाएगा वापस। अब तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, एक तो पीवी गिरी जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, एक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के कारण, और एक बीडी जती फखरुद्दीन अली के निधन के कारण। 3 बार ही ऐसा 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, उनके उपलक्ष्य में इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार दिया गया था। और एक थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्हें वीवी गिरी जी ने क्या दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो उनकी वजह से। एक था बीडी जती। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, अपने यहाँ पर पढ़ा है। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के वजह से मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार दिया गया था। आगे है अनुच्छेद 91 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। एक मिनट, पेन चेंज करता हूँ मैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है और सबको माननीय होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध शून्य घोषित करे तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दीवाने हो गए। मान लो अगर राष्ट्रपति और ना उनको चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, लेकिन जब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर थे और अगर कोई निर्णय लिया या कोई कार्य किया तो कभी वे मान्य नहीं होंगे, वो तो मान्य ही रहेंगे। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन संसद कर सकते हैं। छोड़ो, अपन को इसको देखो, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, ये एग्जाम में कई दफा पूछ जाती है। इसमें राष्ट्रपति की नियम शक्तियों का उल्लेख है। एक तो क्षमा करना, परिहार करना, लघुकरण करना, विराम करना और निलंबन व प्रलंबन करना। ये ध्यान रखना, ये 5 प्रकार होती है ना, है ना, क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम और निलंबन या प्रलंबन। राष्ट्रपति और राज्यपाल में डिफरेंट क्या है इसके बारे में देखो। अनुच्छेद 72 में अभी आपने पढ़ा, राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति होती है और राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अनुसार क्षमा करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है। सैन्य कार्यालय होते हैं ना, मार्शल कोर्ट, है ना, उसके दंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल सेना के द्वारा दिए गए दंड को भी माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर क्षमा कर सकता है। ये तो संघ के आधार पर कर सकता है, संघ सूची वाले और सम सूची वाले, और ये राज्य सूची वाले को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति विस्तृत एवं व्यापक है। देखो दोनों में डिफरेंट क्या हो गया, एक तो इनके राष्ट्रपति जी के तो अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल जी के अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सेना मार्शल कोर्ट के द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची होता है ना, उनके शामिल विषयों पर अगर कोई अपराध हो जाता तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ओनली राज्य सूची के विषय होता है कि माफ कर सकते हैं। परिहार, इसमें दंड की प्रकृति नहीं बदलती बल्कि दंड की अवधि कम हो जाती है। परिहार का अर्थ क्या होता है, दंड की प्रकृति नहीं बदलती। जैसे कि अगर मान लो आर्थिक दंड दे रखा तो रहेगा तो आर्थिक दंड, लेकिन मान लो 10 लाख का दे रखा तो वहाँ पर 5 लाख का दे जाएगा। लघुकरण, दंड की प्रकृति अवधि दोनों कम हो जाती है। विराम, विशेष परिस्थिति में दंड की मात्रा को कम करना। निलंबन, अस्थायी रोक। राष्ट्रपति दया याचिका पर कितने समय में निर्णय देगा, इसके लिए संविधान में कोई निश्चित समयावधि, अगर मान लो दया याचिका कोई है ना मुजरिम लगाता है तो कितने समय में निर्णय देगा, इस संबंध में तभी भी अपने संविधान में मौन है, ये ध्यान, संविधान मौन है। राष्ट्रपति यदि एक बार दया याचिका खारिज कर देता है तो दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर दया याचिका राष्ट्रपति एक बार खारिज कर दे, दूसरी बार दया याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती। दया याचिका पर राष्ट्रपति सेवक से निर्णय नहीं लेता है, यह ध्यान रखना, वो खुद का निर्णय नहीं लेता, भावना के आधार पर कभी डिसीजन नहीं लेता, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर वो उस याचिका पर ध्यान देता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। ख किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिकारिता के प्रयोग तक उन विषयों के संबंध में जिनमें संसद को राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 14 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहायता और राष्ट्रपति को किसी कार्य में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो अनुच्छेद 74 में लिखा गया। मैं पेन चेंज करता हूँ। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। ये लिखा 74(1) में, तो आपको याद रखना 74 में क्या होता है, मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति सलाह देने के लिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, न्यायपालिका इसकी समक्ष जांच नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना कि भाई मंत्रिपरिषद की स्थापना हो गई 74 में, लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रही इसकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। ये लिखा हो 74(2) में। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार भी पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अर्थात सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह देती है ना, वो उसको राष्ट्रपति मानेगा उसके लिए वो बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन, संघीय कार्यपालिका के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो साथ याद रखना, साथ है ना, राष्ट्रपति मंत्रियों से कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो कितने हो गए, 78 कर्तव्य हो गए, ये ध्यान रखना। इसमें प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, तो 78 में। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। उसका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना दे, या तो मांगे राष्ट्रपति जी तो भी, अगर नहीं मांगे फिर भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य कौन कौन से, देखो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री को 3 कर्तव्य लिख रखे हैं। संघीय कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित कर, मतलब सूचना दे। संघीय कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को मांगे तो वे दे। यानी ये 3 कर्तव्य लिख रखे। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको इतने पूछेगा कर्तव्य को उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 78 में। और संसद का गठन है 79 में। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानूनी अधिनियमित का रूप लेता है। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर कौन बनती है, संसद बनती है। तो संसद के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। घटक 3 होते है ना, घटक की बात करें अंग की तो 3 और सदन की बात करें तो 2 घटक हो गए, लोकसभा राज्यसभा हुआ राष्ट्रपति। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुख का संरक्षण। इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के विशेषाधिकार उन्मुक्ति का छूट है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उनके विरुद्ध दंडिक फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर आरूढ़ है जब तक उनके खिलाफ दंडिक या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदावधि के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। अगर मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता तो गिरफ्तार तो करना ही नहीं है। यदि पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। अगर मान लो सिविल मुकदमा, फौजदारी मुकदमा चलेगा ही नहीं, अगर सिविल मुकदमा चलाना होता है तो राष्ट्रपति जी को उसके बारे में 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। तो इस प्रकार यह राष्ट्रपति जी के बारे में संक्षिप्त अपने और सारगर्भित आपको जानकारी दी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें हम लोग राष्ट्रपति जी शक्तियों के बारे में संक्षिप्त विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।